Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start multi-compartment model IV bolus administration, which is chapter 5 of Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics by Leon Shargil, edition number 7. तो अब हम इसमें मल्टी कंपार्टमेंट में आ रहे हैं. हमने वन कंपार्टमेंट मॉडल कंप्लीट कर लिया. Now what is multi-compartment model in pharmacokinetics? Multi-compartment model provides critical insight into drug distribution and elimination throughout the body. And these models answers essential questions. Means वो essential questions क्या है? How much of dose is eliminated, how much of drug remain in plasma at any given time, and how much drug accumulates in the tissue compartment. Understanding tissue accumulation is particularly vital for drug safety, as drug in deep tissue compartment may be difficult to eliminate through renal excretion or dialysis after the dose or overdose. तो मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल में हमें ये जानना ज़रूरी है, जो कुछ असेंशियल क्वेश्चंस है कि कितनी ड्रग देने के बाद जो है वो, क्योंकि आईवी दी जा रही है तो 100% ड्रग इज़ इनसाइड द बॉडी. तो प्लाज्मा में कितनी ड्रग है, टिश्यू में कितनी है, डीप टिश्यू में कितनी है, और डीप टिश्यू में जाने के बाद फिर वो एलिमिनेट कैसे हो रही है, क्योंकि अगर डीप टिश्यू में ड्रग चली जाए तो वो वापस आके उसको एलिमिनेट होना ज़रा मुश्किल होता है, चाहे रीनल एक्सक्रीशन हो या डायलिसिस हो. लेकिन इन विच केस, इन केस ऑफ ओवरडोजिंग ऑफ द ड्रग्स. Unlike simple one-compartment model, multi-compartment model explains the complex non-linear decline in plasma drug concentration following rapid IV bolus injection. इसमें क्या है, वन कंपार्टमेंट मॉडल में तो सीधी सीधी एक लाइन बन रही थी एलिमिनेशन की, यानी सीपी वर्सेस टाइम जब हम प्लॉट करते थे तो एक सीधी लाइन प्लॉट होती थी. लेकिन मल्टी कंपार्टमेंट में ऐसा नहीं है, बल्कि ये नॉन लीनियर डिक्लाइन इन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन होता है फॉलोइंग रैपिड IV बोलस इंजेक्शन. दिस बाईफेजिक और ट्राईफेजिक डिक्लाइन, यानी बाईफेजिक 2 कंपार्टमेंट में और ट्राईफेजिक 3 कंपार्टमेंट में, डिक्लाइन रिफ्लेक्ट्स द रियलिटी दैट ड्रग डोंट इक्विलिब्रेट इंस्टेंटली थ्रू आउट द बॉडी. यानी ये बता रहा है कि ड्रग जो है वो IV डोज देने के बाद फ़ौरन के फ़ौरन इक्विलिब्रियम डिफरेंट टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ और डीप टिश्यूज़ में, यानी सेकेंड और थर्ड कंपार्टमेंट में इमीडिएटली अचीव नहीं कर रही, बल्कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा. बट रादर डिस्ट्रीब्यूट एट वेरियस रेट इनटू डिफरेंट टिश्यू ग्रुप्स, और मुख्तलिफ रेट से डिफरेंट टिश्यू में ये ड्रग जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी. नाउ अंडरस्टैंडिंग द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस. आफ्टर रैपिड IV बोलस इंजेक्शन, जैसे ही हमने IV बोलस इंजेक्शन दिया, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन फॉलो ए कैरेक्टरिस्टिक बाईफेजिक पैटर्न. यानी इसमें बाईफेजिक पैटर्न, यानी कर्व, दो कर्व क्लियरली हमें 2 कर्व नज़र आ रहे होंगे, यानी 2 लाइंस नज़र आ रही होंगी. वो कैसे होंगी हम आगे अभी स्लाइड में देख लेंगे. द इनिशियल डिक्लाइन, यानी जो शुरू में डिक्लाइन हो रहा होगा कर्व, फेज रिप्रेजेंट्स ड्रग्स लीविंग द प्लाज्मा कंपार्टमेंट, यानी वो प्लाज्मा से निकल रहा है, एंड एंटरिंग टू द टिश्यू कंपार्टमेंट, यानी ड्रग प्लाज्मा से निकल के टिश्यू में आ रही है, वाइल साइमल्टेनियसली बीइंग एलिमिनेटेड, और साथ ही एलिमिनेट भी शुरू हो गई है. दिस डिस्ट्रीब्यूशन फेज इज़ फॉलोड बाय मोर ग्रेजुअल एलिमिनेशन फेज़, और उसके बाद ये फेज़ होने के बाद फिर एक और लाइन बनेगी स्ट्रेट, जो कि सेकंड लाइन है, यानी बाईफेजिक में सेकंड फेज़ है, जो कि ग्रेजुअल लाइन होगी जिसमें ग्रेजुअल एलिमिनेशन फेज़ होगा. सो वंस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यू इज़ कंप्लीट, जैसे ही ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्लाइन मोर स्लोली, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, एज इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश बिटवीन प्लाज्मा एंड पेरिफेरल टिश्यू, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है प्लाज्मा में और टिश्यू कंपार्टमेंट में, यानी सेंट्रल कंपार्टमेंट फर्स्ट कंपार्टमेंट में और टिश्यू कंपार्टमेंट यानी सेकंड कंपार्टमेंट में. द टर्मिनल स्लोप ऑफ द प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व, और जो कर्व का एंड होगा यानी टर्मिनल स्लोप होगा, कैरेक्टराइज्ड बाय द कंपोजिट रेट कांस्टेंट बीटा, प्रोवाइड क्रूशियल फॉर्मेशन अबाउट एलिमिनेशन फेज काइनेटिक्स. वो एलिमिनेशन फेज काइनेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बीटा फेज क्या होगा. बीटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन को कंबाइंडली रिप्रेजेंट्स कर रहा है. इसका की इनसाइड क्या है, द नॉन लीनियर प्लाज्मा डिक्लाइन अकर बिकॉज ड्रग डिस्ट्रीब्यूट एट डिफरेंट रेट्स इनटू वेरियस टिश्यूज. यानी नॉन लीनियर डिक्लाइन ड्रग का इसका कर्व इसलिए है कि क्योंकि ड्रग जो है वो डिफरेंट टिश्यूज में डिफरेंट रेट से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, creating a complex but predictable pattern. द 2 कंपार्टमेंट मॉडल स्ट्रक्चर, अब उसमें तो हमने बात कर ली कि बाईफेजिक ट्राईफेजिक कर्व बनेंगे. अब हम आते हैं पर्टिकुलरली 2 कंपार्टमेंट मॉडल स्ट्रक्चर पे. Many drugs administered as a single IV bolus demonstrate plasma level
लेवल टाइम कर्व दैट डोंट फॉलो सिंपल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जैसे स्ट्रेट लाइन वाला कर्व होता है उस तरह का कर्व आईवी बोलस जो टू कंपार्टमेंट है उसमें ऐसा नहीं होगा। द टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। क्योंकि टू कंपार्टमेंट मॉडल में ड्रग को हमने डिवाइड किया है दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में, द सेंट्रल कंपार्टमेंट जो कि प्लाज्मा कंपार्टमेंट है या कंपार्टमेंट 1, एंड द पेरिफेरल कंपार्टमेंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंपार्टमेंट 2 और टिश्यू कंपार्टमेंट। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज है और एलिमिनेशन फेज है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या है? इनिशियल रैपिड डिक्लाइन, जो कि शुरू में तेज़ी से कर्व नीचे आएगा यानी रैपिड डिक्लाइन एज ड्रग मूव फ्रॉम प्लाज्मा इनटू टिश्यू, यानी ड्रग प्लाज्मा से टिश्यू में पेनिट्रेट कर रही है। फिर आएगा एलिमिनेशन फेज, ग्रेजुअल डिक्लाइन, ठीक है ना, ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द कर्व आफ्टर इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। अब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है बिटवीन कंपार्टमेंट 1 और 2 में यानी प्लाज्मा और टिश्यू में, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर ग्रेजुअल डिक्लाइन इन कर्व होगा। ये हो गया फिगर 1 प्लाज्मा लेवल टाइप कर्व फॉर द टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल सिंगल आईवी बोलस डोज एज डिस्क्राइब इन फिगर 5.2। अच्छा, ये बाईफेजिक क्यों है? क्योंकि ये देखें एक ये डिक्लाइन है और फिर एक ये डिक्लाइन है, ये रैपिड डिक्लाइन है और फिर ये ग्रेजुअल डिक्लाइन है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये इसी वजह से, क्योंकि ये देखें एक कर्व ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, इस वजह से इसमें टू फेज बन रहा है, इसी वजह से इसको बाईफेजिक कर्व भी कहा जाता है। दिस इज़ एक, यानी अगर किसी भी ड्रग का आप आईवी डोज देने के बाद डिफरेंट टाइम पे सैंपल लें और उसको प्लॉट करें और वो कर्व इस तरह का बनकर आए, ये जो विदा ये डॉटेड लाइन को छोड़ दीजिएगा, ये अलग चीज़ है। इसको जो है वो अगर हम प्लॉट करेंगे और वो कर्व इस तरह से आए तो हमें ये कर्व ही बता देगा कि ये ड्रग ऐसी है जो कि दो कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो बी जो है ये बीटा फेज़ है और ये जो ए जो है ये अल्फ़ा फेज़ है। इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। नाउ रेट कांस्टेंट एंड ड्रग ट्रांसफ़र। द टू कंपार्टमेंट मॉडल यूटिलाइज फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट टू गवर्न ड्रग मूवमेंट। टू कंपार्टमेंट मॉडल जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट को गवर्न कर रहा है ड्रग के मूवमेंट के लिए, यानी ड्रग की मूवमेंट बॉडी में जो कंपार्टमेंट 1 से कंपार्टमेंट 2 में जो ड्रग जा रही है या कंपार्टमेंट 2 से वापस कंपार्टमेंट 1 में जा रही है आ रही है ड्रग, तो दोनों उसका जो रेट कांस्टेंट होगा, मूवमेंट जो होगी वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से या फर्स्ट ऑर्डर से होगी। द रेट कांस्टेंट K12 और K21 ये क्या बता रहा है? K12 का मतलब है कि रेट कांस्टेंट ऑफ ड्रग मूवमेंट फ्रॉम कंपार्टमेंट 1 से कंपार्टमेंट 2 यानी सेंट्रल से टिश्यू कंपार्टमेंट, एंड K21 से रिवर्स मूवमेंट यानी वापस कंपार्टमेंट 2 से कंपार्टमेंट 1 पे आ रही है। कंट्रोल द रेट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इनटू एंड आउट ऑफ द टिश्यू एंड प्लाज्मा। वाइल K10 जबकि K10 क्या होगा? रिप्रेजेंटिंग द एलिमिनेशन फ्रॉम द सेंट्रल कंपार्टमेंट, और K10 जो है रेट कांस्टेंट किसका है? एलिमिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है फ्रॉम द सेंट्रल कंपार्टमेंट। सो यहाँ पे हमारे पास तीन रेट कांस्टेंट है, K12, K21 है K10। K12 ट्रांसफर फ्रॉम प्लाज्मा टू टिश्यू, उसका रेट कांस्टेंट है। K21 ट्रांसफर फ्रॉम टिश्यू टू द प्लाज्मा बैक। K10 एलिमिनेशन फ्रॉम प्लाज्मा। सो दीज माइक्रो कांस्टेंट, इनको हम माइक्रो कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और ट्रांसफर कांस्टेंट रिलेट टू द अमाउंट ऑफ ड्रग ट्रांसफर पर यूनिट टाइम बिटवीन कंपार्टमेंट। क्योंकि रेट कांस्टेंट है ना तो टाइम तो आ गया, तो ये हमें बता रहे होंगे कि कितनी देर में ड्रग जो है वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जा रही है, फिर कितनी देर में वो वापस उस कंपार्टमेंट में आ रही है जहाँ से गई थी, और कितनी रेट से यानी कितने टाइम में ड्रग जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो रही है। वाइल दे कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, इनको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता है। दे कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स और कंप्यूटेशनल अप्रोचेस। या तो इनको ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है या कंप्यूटेशनल मेथड के ज़रिए यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए। ये एग्जाम्पल आ गई कि जैसे ये मॉडल ए है, ये सेंट्रल कंपार्टमेंट है, ये टिश्यू कंपार्टमेंट है यानी कंपार्टमेंट 1। यहाँ पर ड्रग आई तो इसमें ड्रग इन प्लाज्मा, ठीक है ना, सेंट्रल कंपार्टमेंट, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लाज्मा, और CP यानी कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। K12 ड्रग मूवमेंट रेट कांस्टेंट, ड्रग मूवमेंट फ्रॉम कंपार्टमेंट 1 से कंपार्टमेंट 2 टिश्यू कंपार्टमेंट। DT यानी ड्रग अमाउंट इन टिश्यू, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन टिश्यू एंड कंसंट्रेशन इन टिश्यू। ये क्या है? K21 वापस ड्रग जो है कंपार्टमेंट 1 में जा रही है। दिस इज मॉडल ए। मॉडल बी क्या बता रहा है? अगेन सेंट्रल कंपार्टमेंट DP, VP, CP इसी तरह से K12, K21
टिश्यू कंपार्टमेंट अगेन सेम। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये मैमिलरी मॉडल है, कि ये क्या हो रहा है कि देखिए K10 यानी ये ड्रग एलिमिनेट हो रही है सेंट्रल कंपार्टमेंट से, ठीक है ना, वापस आ रही है सेंट्रल कंपार्टमेंट में, वहीं से एलिमिनेट हो रही है यानी किडनी से और लीवर से। इस केस में ये है कि ड्रग एलिमिनेट हो रही है टिश्यू कंपार्टमेंट से, लाइक कैटेनरी मॉडल जो कि ट्रेन के कंपार्टमेंट की तरह है, यानी ड्रग यहाँ से यहाँ टिश्यू कंपार्टमेंट में गई और यहाँ से एलिमिनेट हुई है K20। इस केस में मॉडल सी ये भी तकरीबन यही है, यानी सेंट्रल कंपार्टमेंट से ड्रग गई टिश्यू कंपार्टमेंट में, ये वापस आई, लेकिन एलिमिनेशन दोनों कंपार्टमेंट से है, K10 भी है और K20 से भी। लाइक यहाँ से ये सपोज दैट एलिमिनेट हो रही है किडनी से लीवर से, यहाँ पर एलिमिनेट हो रही है सपोज दैट स्किन से स्लाइवा से, हम उसको K20 उसको कंसिडर कर लें। लेकिन बहरहाल ये देखें ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 2 कंपार्टमेंट मॉडल, इंट्रावेनस इंजेक्शन। जो ड्रग इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया गया था वो सेंट्रल कंपार्टमेंट में दिया गया था। तो ये टिपिकल एग्जाम्पल है और फिगर है जिसके ज़रिए हम जो है 2 कंपार्टमेंट मॉडल को समझ सकते हैं। नाउ व्हाट इज मैथमेटिकल रिलेशनशिप? द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन ईच कंपार्टमेंट relates to the amount of a drug and volume of distribution through the fundamental equation. For the central compartment Cp is equal to dP upon Vp, यानी central compartment की concentration, drug in central compartment and volume of distribution in central compartment. And for the tissue compartment Ct यानी concentration in tissue is equal to drug in tissue divided by volume of distribution in tissue, where D represents drug amount and V represents the volume of distribution. सेंट्रल कंपार्टमेंट कंसंट्रेशन इक्वल अमाउंट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा वॉल्यूम, यानी सेंट्रल कंपार्टमेंट हो या टिश्यू कंपार्टमेंट में, दोनों में सी जो कंसंट्रेशन मालूम करनी हो उसमें हम ड्रग का अमाउंट डिवाइडेड बाय उसके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मालूम कर सकते हैं। ये डीपी यानी ड्रग अमाउंट इन प्लाज्मा, डीटी ड्रग अमाउंट इन टिश्यू, वीपी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लाज्मा, वीटी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन टिश्यू। तो उससे यहाँ पे हमें सीपी यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन मिलेगी और यहाँ पे हमें टिश्यू कंसंट्रेशन मिलेगी। तो वही ये बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन इक्वल डिवाइडेड बाय द टिश्यू वॉल्यूम। दीज रिलेशनशिप फॉर्म द फाउंडेशन फॉर मोर कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन बनाएंगी हमारे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब ड्रग कंसंट्रेशन चेंजेस ओवर टाइम इन बोथ कंपार्टमेंट, लाइक differential equations governing drug movement. The rate of change in drug concentration for each compartment is described by differential equation that accounts for all drug transfer processes. अब वहाँ पे जो हमने 1 कंपार्टमेंट का चैप्टर पढ़ा था पिछला वाला, तो उसमें हमें सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट का तस्करा किया था क्योंकि हम सेंट्रल कंपार्टमेंट एक ही कंपार्टमेंट की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे फॉर प्लाज्मा कंपार्टमेंट ड्रग कंसंट्रेशन यानी DCP बाई डी यानी प्लाज्मा कंपार्टमेंट में जो चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है वो डिपेंड कर रहा होगा K21CT पे, K21CT यानी कंसंट्रेशन इन टिश्यू, और K21 यानी जो टिश्यू से वापस ड्रग आ रही है CP यानी प्लाज्मा में, माइनस K12CP यानी प्लाज्मा से जो ड्रग जा रही है कंपार्टमेंट 2 में वो और उससे CP पे क्या फ़र्क पड़ेगा, माइनस K10 यानी एलिमिनेशन हो रही है, और CP ये दोनों माइनस हैं। ये बता रहे हैं कि ये दोनों प्लाज्मा में, क्योंकि ये देखें प्लाज्मा की बात हो रही है ना, इन दोनों के साथ माइनस की साइन है, इससे ये पता चल रहा है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन ये दोनों जो फैक्टर हैं ये दोनों जो है वो कम कर रहा है। और इसमें देखें प्लस है क्योंकि टिश्यू से जब ड्रग वापस आएगी प्लाज्मा में तो वो ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ाएगी, इसलिए इसके पीछे पॉजिटिव साइन है यानी K21CT के जरिए। इसी तरीके से टिश्यू कंपार्टमेंट में जो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होगा वो डिपेंड कर रहा होगा K12CP माइनस K21CT। इसमें देखिए K12CP प्लस है यानी जो प्लाज्मा से कंसंट्रेशन 2 कंपार्टमेंट यानी टिश्यू में आ रही है वो वहाँ पे टिश्यू में बढ़ा रही है कंसंट्रेशन और प्लाज्मा से कम कर रही है, तो इसलिए इसके पीछे प्लस की साइन है। और ये क्योंकि टिश्यू से वापस ड्रग कंसंट्रेशन प्लाज्मा में जा रही है इसलिए इसके साथ माइनस की साइन है। तो माइनस की साइन जब भी होगी वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन को कम करने को रिप्रेजेंट करेगी यानी उस कंपार्टमेंट में, और प्लस की साइन जो होगी वो उस कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन बढ़ा रही होगी, यानी वो फैक्टर जो होगा वो या वेरिएबल जो होगा वो उसमें कंसंट्रेशन बढ़ा रहा होगा। जैसे प्लाज्मा में टिश्यू से जो कंसंट्रेशन वापस आ रही है प्लाज्मा में वो कंसंट्रेशन बढ़ा रही है तो ये प्लस में है, और टिश्यू के अंदर जो प्लाज्मा से कंसंट्रेशन टिश्यू के अंदर आ रही है क्योंकि वो टिश्यू में कंसंट्रेशन बढ़ा रही है इसलिए इसके साथ ये प्लाज्मा प्लस की साइन है।
सो प्लाज्मा कंपार्टमेंट रेट ऑफ चेंज डिपेंड ऑन ड्रग एंटरिंग फ्रॉम द टिश्यू। प्लाज्मा में जो रेट ऑफ चेंज है वो डिपेंड कर रहा है ड्रग एंटरिंग फ्रॉम टिश्यू एंड ड्रग लीविंग द टिश्यू एंड ड्रग एलिमिनेशन। जैसा हमने बात की कि ये क्या है कि प्लाज्मा में जो ड्रग चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, वो डिपेंड कर रही है किस पे, कि टिश्यू से जो ड्रग वापस प्लाज्मा में आ रही है और इसके अलावा जो प्लाज्मा से ड्रग लीव करके टिश्यू में जा रही है उस पर, और प्लाज्मा से जो ड्रग एलिमिनेट हो रही है। जबकि टिश्यू में रेट ऑफ चेंज जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ड्रग एंटरिंग फ्रॉम द प्लाज्मा यानी ये, एंड ड्रग रिटर्निंग टू द प्लाज्मा, और जो ड्रग रिटर्न हो रही है प्लाज्मा में उस पर जो होगा वो डिपेंड कर रहा होगा कि प्लाज्मा में कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है और टिश्यू में कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है। तो ये इनकी हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ solution through advanced mathematics, solving the differential equation using Laplace transform and matrix algebra yields expression that describe drug concentration changes over time। यानी drug concentration over time क्या होगा। The plasma concentration equation will be Cp is equal to dp naught upon Vp, यानी plasma initial dose जो हमने दी थी वो divided by Vp यानी volume of distribution in plasma, फिर ये ब्रैकेट ओपन K21 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा वही है जो कि रेट कांस्टेंट आपने वहाँ देखा था ग्राफ में, दोबारा मैं दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट होगा इसको बाद में हम बात करेंगे। और ये जो है, ये बी जो है स्मॉल बी, ये बीटा है, ठीक है। तो ये अभी इक्वेशन में दोनों चीज़ें आएंगी। तो ये अल्फ़ा जो है वहाँ से हमने ग्राफ से मालूम किया, ये बीटा भी वहाँ से ग्राफ से मालूम किया, अल्फ़ा भी वहाँ से मालूम किया, एक्सपोनेंट माइनस अल्फ़ा टी, अल्फ़ा भी ग्राफ से मालूम होगा। यानी यहाँ पर हम किसी भी, अगर हमारे पास ये वॉल्यूम, ये चीज़ें हमें पता है, जैसे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लाज्मा हमें पता है, ड्रग का डोज कितनी दी थी वो हमें पता है, K21 हमने पता किया हुआ है, अल्फ़ा हमने ग्राफ से पता कर लिया है, बीटा पता कर लिया है। तो अगर हमारे पास ये वेरिएबल मौजूद है तो किसी भी टाइम पर हम Cp मालूम कर सकते हैं, और ये वेरिएबल हमें बस मालूम होने चाहिए, ठीक है ना। K21 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, एक्सपोनेंस माइनस बीटा टी, तो ये टी जो होंगे दोनों एक ही होंगे, तो उस टाइम पे Cp मालूम हो सकती होगी। इसके अलावा द टिश्यू कंसंट्रेशन इक्वेशन कैसे मालूम होगी, K21 इंटू डी पी नॉट यानी जो डोज दी है, डिवाइडेड बाई वी टी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन टिश्यू, अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर एक्सपोनेंट माइनस बीटा टी, एक्सपोनेंट माइनस अल्फ़ा टी। अगर हमारे पास ये K21 डी पी नॉट, वी टी, अल्फ़ा और बीटा मौजूद हैं तो हम किसी भी टाइम पर टिश्यू कंसंट्रेशन भी मालूम कर सकते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, मैथमेटिकल टेक्निक टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ किया गया है। मैट्रिक्स अलजेब्रा, सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर हैंडलिंग मल्टीपल इक्वेशन साइमल्टेनियसली। These solutions provide realistic description of drug amount in plasma and tissue compartment at any time point following IV administration। जैसे मैंने बताया कि ये दोनों इक्वेशन हमें ये बताएंगी कि किसी भी टाइम पे वो टाइम हम यहाँ रख के ये मालूम कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम क्या कहें कि ये ड्रग 2 कंपार्टमेंट को फॉलो कर रही है, इसमें ये सारे वेरिएबल हमने ग्राफ से मालूम कर लिए। अब हम मालूम करना चाहते हैं कि 10 घंटे के बाद ये Cp क्या होगी इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो यहाँ T की जगह 10 लिखेंगे और ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। और इसी तरीके से अगर मालूम करना चाहें कि 10 आवर में टिश्यू में कंसंट्रेशन कितनी होगी तो वो भी मालूम हो सकती होगी इस इक्वेशन से। नाउ हाइब्रिड रेट कांस्टेंट, the rate constant alpha and beta are hybrid rate constant representing the distribution and elimination phases respectively। These constants depend solely on the micro constant, यानी ये depend कर रहे हैं micro constant जो कि K12 यानी rate constant for the transfer of drug from compartment 1 to 2, K21 movement of drug, rate constant for the movement of drug from compartment 2 to 1 यानी back, and K10 means K drug movement from central compartment to the elimination। With mathematical relationship alpha plus beta is equal to K12 plus K21 plus K10 and alpha into beta is equal to K21 and K10। अच्छा, अल्फा फेज क्या है, रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन फेज विथ फास्टर रेट कांस्टेंट। तो ये अल्फा क्या है, दरअसल डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑफ ड्रग को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीटा फेज क्या है, स्लोअर एलिमिनेशन फेज आफ्टर द इक्विलिब्रियम, जिसको हम डिस्पोजिशन रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन दोनों शामिल हैं। While these hybrid rate constant cannot be measured directly, they can be estimated graphically or computationally from plasma concentration time
डेटा। लिहाजा ये जो दोनों रेट कांस्टेंट हैं अल्फ़ा बीटा, ये या तो कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट हो सकते हैं या फिर ग्राफ में ग्राफिकल प्लॉट के ज़रिए ही कैलकुलेट किए जा सकते हैं, डायरेक्टली हम मालूम नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं बाई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एंड इंटरसेप्ट्स, यानी यही जो बाई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, और इंटरसेप्ट्स। देखिए अगर हम इस लाइन पे स्केल रख के इसको सीधा यहाँ पे लेके जाएं तो ये एक वाई इंटरसेप्ट ये है, ठीक है, ये क्योंकि ये बीटा है, इसके साथ ये जो इंटरसेप्ट है ये कहलाएगा कैपिटल बी, ठीक है, और ये जो है ये इस लाइन के साथ सीधा सीधा चला आ रहा है, इसके साथ भी एक वाई इंटरसेप्ट आएगा, तो वो ये अल्फ़ा है, और वो जो वाई इंटरसेप्ट होगा जो वाई एक्सिस पे टच करेगा, इंटरसेप्ट करेगा, वो कैपिटल ए कहलाएगा। तो बीटा के साथ कैपिटल बी यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट, और अल्फ़ा के साथ कैपिटल ए, तो इससे रिलेशनशिप जो होगी वो ड्राइव या डिटरमिन होगी। इन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए सिंप्लीफाइड बाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म which is Cp is equal to a exponent minus alpha t plus b exponent minus beta t। यानी इस पर दोबारा आ जाता हूँ, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो होल वैल्यू है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक, दिस वैल्यू इज कंबाइंडली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, एंड दिस वैल्यू इज कंबाइंडली रिप्रेजेंटेड बाय ये जो k21 बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू कैपिटल बी। तो ये हो गया Cp इज इक्वल टू a एक्सपोनेंट माइनस अल्फा टी प्लस b एक्सपोनेंट माइनस बीटा टी, यानी ये वैल्यू होल जो है वो b के बराबर है कैपिटल, जो कि ग्राफ में मुझे y इंटरसेप्ट से मिल रही है, और ये अल्फा की लाइन के y इंटरसेप्ट से मिल रही है जो कि a के बराबर है। तो इसका मतलब है ये होल वैल्यू भी मैंने ग्राफ से मालूम कर ली, यानी इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो अगर मेरे पास a इंटरसेप्ट मौजूद है, b इंटरसेप्ट मौजूद है, अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम कर ली है मैंने, यानी स्लोप मालूम कर ली है, अल्फ़ा और बीटा क्या होगा, इनके स्लोप होंगे, यानी ये यहाँ से मैंने इसका स्लोप कैलकुलेट किया तो ये बीटा हो जाएगा, और इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट किया तो अल्फ़ा आ गया, तो अल्फ़ा रेट कांस्टेंट भी आ गया मेरे पास, बीटा रेट कांस्टेंट भी आ गया। यहाँ से मुझे ये बी की वैल्यू मालूम हो गई कि वाई इंटरसेप्ट क्या है, और ये जो लाइन है ये जो क्रॉस कर रही होगी ए वाई इंटरसेप्ट पे, इससे मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी कि वो ए की वैल्यू क्या है। तो ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, और अल्फ़ा भी निकाल लिया हमने रेट कांस्टेंट, और बीटा भी। अब जब मैंने ये सारी चीज़ें मालूम कर ली तो इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि ये मैंने ए ग्राफ से मालूम कर लिया, अल्फ़ा रेट कांस्टेंट ग्राफ से मालूम कर लिया, बी भी ग्राफ से मैंने निकाल लिया, वाई इंटरसेप्ट और बीटा भी। तो अब मैं किसी भी टाइम पर सी पी मालूम कर सकता हूँ, और ये इक्वेशन मुझे बता रही है कि ये 2 कंपार्टमेंट मॉडल की है। द कांस्टेंट ए एंड बी रिप्रेजेंट्स एट वाई एक्सेस इंटरसेप्ट, जैसे मैंने बताया ए और बी कहाँ से आ रहा है, वाई एक्सेस पे इंटरसेप्ट है, और ईच एक्सपोनेंशियल सेगमेंट ऑफ द कर्व एंड कैन बी यूजिंग द मेथड ऑफ रेजिडुअल और कंप्यूटर फिटिंग। तो ये कैसे हासिल हो रहे हैं ए और बी, रेजिडुअल मेथड से, कंप्यूटर फिटिंग से। रेजिडुअल मेथड और कंप्यूटर फिटिंग क्या है ये मैं आपको फिर प्रैक्टिकली जब न्यूमेरिकल हो रहे होंगे उसमें समझा रहा होगा, क्योंकि अब जैसे ये वही वाली बात हो गई, क्योंकि जो ये ए इंटरसेप्ट ए जो है ये इसके बराबर है, यानी यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ये होल वैल्यू इज इक्वल टू ए और ये होल वैल्यू इज इक्वल टू बी। इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि ये ए के बराबर है और ये इंटरसेप्ट बी जो है वो ये इसके बराबर है, तो इसलिए इस इक्वेशन में ये सिंप्लीफाई हो गई। So this represents the distribution phase component representing the elimination phase component. These intercepts are hybrid constant directly proportional to the administered dose but lack direct physiologic significance. They serve as a empirical parameter for curve fitting and prediction. ठीक है, ये कर्व फिटिंग के ज़रिए ये आए हैं, यानी इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस वजह से कोई डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। नाउ क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? अंडरस्टैंडिंग 2 कंपार्टमेंट फार्माकोकाइनेटिक इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग ड्रग थेरेपी एंड एंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी। तो ये 2 कंपार्टमेंट जो है अंडरस्टैंडिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ऑप्टिमाइज ड्रग थेरेपी कर सकें और पेशेंट की सेफ्टी को कंसिडर कर सकें। ऑल रेट कांस्टेंट इन द 2 कंपार्टमेंट मॉडल हैव यूनिट कंसिस्टेंस एंड विथ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। जितने भी इसमें रेट कांस्टेंट थे, चाहे वो K12 था, K21 था, K10 था, या फिर अल्फ़ा रेट कांस्टेंट है, बीटा रेट कांस्टेंट है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट, डिस्पोजिशन रेट कांस्टेंट, ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है और उन सब की यूनिट सिमिलर होनी चाहिए।
अलाउइंग फॉर स्टैंडर्ड, क्यों होनी चाहिए सेम यूनिट? अलाउइंग फॉर स्टैंडर्डाइज कैलकुलेशन एंड प्रिडिक्शन अक्रॉस डिफरेंट ड्रग्स एंड पेशेंट पॉपुलेशन। सो इन समरी कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, यानी ये हमने क्यों कंप्लीट किया ये सारा प्रोसेस? एक तो डोजिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए, प्रिडिक्ट प्लाज्मा एंड टिश्यू कंसंट्रेशन टू डिज़ाइन इफेक्टिव डोजिंग रेजिमेंट, ताकि हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकें ऐसी ड्रग का जो दो कंपार्टमेंट में जाती है कि प्लाज्मा और टिश्यू में उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी। ओवरडोज मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग टिश्यू एक्यूमुलेशन टू गाइड डायलिसिस एंड एलिमिनेशन स्ट्रेटजीज, कि अगर ओवरडोजिंग हो जाए तो फिर एक्यूमुलेशन को हमने किस तरीके से मैनेज करना है, एलिमिनेट किस तरह से करना है। सेफ्टी असेसमेंट, इवेल्युएट ड्रग एक्यूमुलेशन इन डीप टिश्यू कंपार्टमेंट फॉर टॉक्सिसिटी रिस्क, अगर रिस्क इवेल्युएशन और मिटिगेशन के लिए भी हम इसको यूटिलाइज इन कैलकुलेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ ये टॉपिक फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस लेटर ऑन।